तुम लोग रोज 10 मिनट लेट करती हो जी। हम यहाँ पे इस सर्किट में जो कैपेसिटर लगा रहे हैं इसका कैपेसिटेंस हम C अज्यूम कर रहे हैं कि एक C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हम लगा दिए हैं और जो वोल्टेज सोर्स है वो V वोल्टेज दे रहा है जिसको हम Vm sin ओमेगा t कहते हैं। ये बात तो तुम लोग को रटा गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक ना। तो अब कहानी क्या है समझो, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर को किसी भी सोर्स से लगाते हैं तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में वोल्टेज आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है कि नहीं। आराम से कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अगर एक कैपेसिटर है जी जिसका कैपेसिटेंस C है, इसको अगर हम एक V वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दें तो इसमें जो चार्ज आता है उस चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जी धनंजय, बताओ। इस पे जो चार्ज आ जाएगा उस चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? Q तो चार्ज है, हम चार्ज का ही फॉर्मूला पूछें। बोलो आस्था। गुड, Q इज इक्वल टू CV होता है ना। तो V का जो फॉर्मूला होगा वो Q बाई C होगा ना। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वोल्टेज का सोर्स रखें, चाहे वो AC हो चाहे DC हो, किसी भी इंस्टेंट में यहाँ पे जो वोल्टेज क्रिएट हो, किसी भी इंस्टेंट में यहाँ पे इन दोनों प्लेट के बीच में जो वोल्टेज क्रिएट होगा वो Q बाई C होगा ना जी। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो AC सोर्स होता है ना, AC का मतलब क्या हुआ हम समझा चुके हैं। अगर किसी भी समझो AC करंट का मतलब क्या समझा चुके हैं। सपोज करो ये वायर है जी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो एक टाइम इंटरवल के लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा है, B पॉइंट का पोटेंशियल छोटा है, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। फिर दूसरे उसी सेम टाइम पीरियड के लिए करंट इधर हो जाता है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल बड़ा, यहाँ का पोटेंशियल छोटा हो जाता है ना। बात समझ में आ रहा है? यानी शुरू में मान लो कि AC करंट का टाइम पीरियड 2 सेकेंड, इतना बड़ा होता नहीं है। पहले ही बता चुके हैं कि जो AC करंट इंडिया में जनरेट किया जाता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। ये बात याद रखना, पूछता है, इसीलिए हम 3-4 बार डिस्कस कर दे रहे हैं। तो अगर मान लो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड के लिए ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल पे रहा, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, समझो इस चीज को। सपोज करो कि किसी भी समय में AC जो सोर्स है वो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल और इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे कन्वर्ट किया, इन दोनों पॉइंट को। अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो कैपेसिटर के इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा। मतलब होगा क्या, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल हो जाएगा। अब जरा किरचॉफ्स रूल पे हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग किरचॉफ्स रूल लगाएंगे, ठीक। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चलना चालू करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इस सर्किट में अगर हम यहाँ से चलें तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ ना, यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। इंक्रीज्ड पोटेंशियल V के बराबर होगा तो V लिख दिए, इंक्रीज्ड पोटेंशियल। अब फिर ऐसे घूमते हुए जब हम इधर आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज किया ना जी, तो डिक्रीज पोटेंशियल को माइनस इज इक्वल टू 0 ये करना पड़ेगा, है ना, यूजिंग। तो अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो लिख लेना, ये सेंटेंस है ना लिखा हुआ, ठीक। अब देखो, हमको 2 सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग हर सर्किट में देख रहे हैं। क्या हुआ? अभी नहीं दिए, आएगा। तो हम लोग देख चुके हैं हर ध्यान से खाली समझो ना, सब बात समझ में आ जाएगा। नोट्स तो घर में खाली जाके रिवाइज करना है ना। तो देखो, हर सर्किट में हमेशा याद रखो, हर सर्किट में हम क्या काम कर रहे हैं, हमको V पता होता है, हम करंट फाइंड करते हैं,
है ना, यही तो हर सर्किट में कर रहे हैं। तो हम इससे करंट फाइंड करने का कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं Q/C इज इक्वल टू V। V उधर ले जाएंगे माइनस में आएगा, ये ऐसे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना Q/C इज इक्वल टू V। अब ध्यान से इन चीज़ों को समझो, ठीक है। अब देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखना तुमको दिखेगा साक्षी, नहीं दिखेगा, देखो हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, V का जो वैल्यू है सो रख दिए, Q इज इक्वल टू C और V का वैल्यू क्या रखे हैं बोलो, Vm साइन ओमेगा t। अच्छा हमको Q पता है, Q से हमको करंट फाइंड करना है, कौन बताएगा, कैसे बोलो गिरी। चार्ज पता है, करंट फाइंड करना है। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, dq/dt हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, समझ गया तुम लोग, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये dq/dt हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो C और Vm तो कांस्टेंट है ना जी, तो C और Vm तो बाहर निकल गया, ठीक है। शुभम बताओ साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ। हम जानते हैं कौन नहीं बता पाएगा, इसीलिए पूछते हैं उसी से। इतना सोचने वाला चीज है जी, इतना सोचने वाला चीज है, बोलो दिव्यांशु। हाँ गुड, साइन ओमेगा टी का डिफरेंस हम कल ही परसों तो बताए थे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमको बेकार, हमको बायोलॉजी वाला बच्चा से हमको पूछना चाहिए था, ठीक है। मतलब ये साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन, और जो कांस्टेंट है टाइम से पहले है वो बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। दिखा देते, देख लो एक बार फिर से समझ लो। जैसे अगर साइन 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन cos 2x, और x के पहले जो 2 है ना वो 2 into हो जाता है, तो इधर नहीं लिखते, सामने लाके लिख देते हैं। समझ गई साक्षी? फिर नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तो बताना, ठीक है, सबको को बोल रहे हैं। अच्छा अब देखो, थोड़ा ध्यान दो, इसको तो हम i लिख सकते हैं ना, i लिख दिए। थोड़ा देखो, इसको हम थोड़ा एक अलग टाइप से अरेंज कर रहे हैं। हम Vm को ऐसे रहने दिए और बच गया ओमेगा C या C ओमेगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/ωc। आखिर हम इसको ऊपरे ले जाएंगे, है ना, मतलब हम इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं। और ध्यान देना, ये जो cos ओमेगा t है इसको हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना जी, है ना, प्लस नहीं होता है क्या, कॉस 90 प्लस थीटा नहीं होता है, कॉस 90 प्लस थीटा भी तो साइन थीटा होता है। यहां अगर 90 है ना, कॉस 9 सॉरी मतलब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा यानी π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हुआ जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना। और अगर π/2 रहे या 270 रहे, जो भी रहे, तो साइन बदल जाता है, तो साइन बदलेगा तो कॉस होगा ना। और π/2 सिंस यहाँ पे जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा होगा। क्या मतलब, इस सब चीज़ में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बायोलॉजी का बच्चा हो मान सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ तुम 90 माइनस थीटा भी लिख सकती हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगा हम समझाते हैं। देखना
फिलहाल तो हम इसको जिस तरह से है वैसे आगे प्रोसीड करते हैं, फिर दिखाते हैं कि तुम cos ओमेगा टी को sin 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा आगे प्रोसीजर नहीं बढ़ पाता, एक जगह प्रॉब्लम आ जाता, दिखा देते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, ध्यान दो, हमको पता है कि जब हम इसको i के टर्म में ले आते हैं इक्वेशन को, नहीं दिख रहा दिव्यांशु, तो हम क्या करते हैं, ये वाला चीज i मैक्सिमम बन जाता है ना। हर जगह जो रिवीजन किया होगा उसको पता होगा, जो रिवीजन नहीं किया होगा उसका वो फिर खाली दिमाग घूमते रहेगा, ठीक है, खैर उसको मतलब भी नहीं रहेगा, उतना टेंशन भी नहीं लेगा। तो ये वाला चीज बन जाता है IM। ध्यान देना, अगर ये करंट बन रहा है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज में इस चीज को डिवाइड करके करंट बना रहे हैं, मतलब ये वाला चीज रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। फिलहाल हम यहाँ IM लिख रहे हैं, उन चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया, और वोल्टेज क्या है जी, वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ क्या पता चल रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे आगे चल रहा है। करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय π/2, करंट वोल्टेज से π/2 आगे आगे है। पिछला जो सर्किट था उस सर्किट का नाम क्या था, प्योर इंडक्टिव सर्किट। उसमें हम लोग देखे थे कि करंट वोल्टेज से π/2 पीछे पीछे चलता था, और इसका मीनिंग बढ़िया से तुम लोग समझ गया होगा। तो यहाँ पे अगर करंट वोल्टेज से π/2 आगे आगे चल रहा है तो इसका मतलब भी समझ गए, हम आगे समझा देंगे डिटेल से, है ना। फिलहाल क्या हुआ, हम देखें कि करंट वोल्टेज मेरा ये है, करंट ये है, मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकला कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से π/2 आगे रहता है। ये तीन चीज़ है जो तीन सर्किट में हम लोग पढ़े। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी MCQ में पूछ सकता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलता है, फेज में रहता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट π/2 पीछे होता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट π/2 आगे रहता है। इसको जरूर याद रखना, है ना, कंफ्यूजन होता है किस में आगे किस में पीछे, ठीक है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम यहाँ पे IM लिखे हैं, किसको IM लिखे हैं, IM हम लिखे हैं Vm/1/ωc को। इसका मतलब ये जो 1/ωc है वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट को अपोज करता है, करंट को रोकने का काम करता है ना। तो ये वाला जो चीज है यानी कि 1/ωc, दिस इज कॉल्ड, सिंस इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे कि करंट को केवल रेजिस्टेंस ही अपोज नहीं करता है, और भी चीज है जो करंट को अपोज करता है। जैसे कि वहां पे हम देखें इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस था। यहाँ पे ये जो चीज़ है 1/ωc, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट को रोकता है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस था, यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं XC से, ठीक है। याद रखना कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है XL वो ωL होता है। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आया होगा सबको, ठीक है, क्लियर है। सब कुछ मिटा रहे हैं, जो मेन इसका पॉइंट है उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर से, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज ध्यान देना, हम थोड़ा तीनों सर्किट को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तीनों सर्किट, पहला हम लोग लेते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव, ये एक सर्किट हो गया जी, ठीक है। प्योर इंडक्टिव हो गया,
और आज हम लोग पढ़े प्योर कैपेसिटिव, है ना। थोड़ा देखना कैमरा ऑटो फोकस वगैरह नहीं ना ले रहा है, ब्लर वगैरह बीच में नहीं ना हो रहा है, ठीक ना। अब देखो पहला जो बात हमको दिमाग में रखना है जी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, वो ये कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहता है ना। V एंड I आर इन फेज भी लिख सकते हैं या इन सेम फेज भी लिख सकते हैं। पहला चीज इसमें क्या होता है जी प्योर इंडक्टिव सर्किट में, करंट लैग्स, ठीक है, लैग्स बाय पाई बाय 2, है ना। लैग्स वोल्टेज, ठीक है, लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। और इसमें क्या होता है करंट अहेड होता है ना, करंट अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ये तीनों बात दिमाग में रखना, पक्का से आता है, हम कई बार देखे हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, इसमें जो करंट को अपोज करता है वो रेजिस्टेंस होता है। इसमें जो करंट को अपोज करता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है, जो करंट को अपोज करता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल से डिनोट करते हैं, और एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एसआई यूनिट होता है ओम। इसमें जो करंट को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, गुड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। इसको डिनोट करते हैं एक्सी से, इसका फॉर्मूला 1/ओमेगा-c, इसका भी एसआई यूनिट ओम होता है। थोड़ा सा समरी था जो कोई हम लोग याद रखेंगे, है ना। मिटा दे, सब तो लिखा ही हुआ अलग अलग से, अगर अलग से लिखना भी है तो सबको जब पढ़ोगी दिमाग में तो धंस ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम अलग से नहीं लिख दिए हैं। मिटा दे, फिर हो गया। अभी देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट हम लोग का खत्म नहीं हुआ है जी, है ना। अभी तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम पावर भी देखेंगे और फेजर डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि करंट जो वोल्टेज को लैग करता है ना, वो थोड़ा हम फिगर से, ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। करंट अहेड होता है इस चीज को, अच्छा हमको बताने का जरूरत तुम लोग को नहीं है, हमेशा ये वाला फिगर ध्यान में रखना, हमेशा ये वाला फिगर ध्यान में रखना जी। मतलब ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये -π/2। मतलब हमेशा ध्यान में रखना कि 0 से π/2 पहले मिनिमम होता है और 0 से π/2 आगे मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब समझो बात को, बहुत ध्यान से देखना। जो वोल्टेज होगा वो इस तरह से चल रहा होगा, वोल्टेज इस तरह से चल रहा होगा, ठीक है। 0 टाइम में वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा, लेकिन करंट तो भैया π/2 आगे है, यानी जब वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम है, क्योंकि 0 से π/2 आगे क्या वैल्यू रहता है, मैक्सिमम। तो जब वोल्टेज 0 तब करंट मैक्सिमम में पहुंचा हुआ है, π/2 आगे आगे छटपटा के चल रहा है, ठीक है। मेरे एक गांव में एक दादाजी हैं, ठीक है, उनको हम आज तक चलते देखे ही नहीं है, मतलब वो सही बोल रहा है। ऐसे देखो, सबसे पहले तो उनका एड़ी जो है ना जमीन पे रहता ही नहीं है, पंजा पे खड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे चलते हैं। और मतलब चलते तो है ही नहीं, एकदम 1 सेकंड में लगेगा कहाँ भाग गए। फिर से चल के दिखा दें।
अच्छा उसमें से काट लेना और क्या। तो मतलब कभी जैसे उनको कुछ बोलना रहता था, चल रहे हैं, हम लोग ऐसे दादाजी को बाबा बोलते हैं, सब लोग वही बोलता होगा ऑलमोस्ट, है ना। तो जब तुम बोलते हैं बाबा, तब तक कहाँ पहुँच गए। तो उसी तरह से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि करंट जो है छटपटायल रहता है। हाँ, मतलब वो वोल्टेज से आगे ही रहता है हमेशा π/2। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, ठीक है। तो समझना बात को, ड्रॉ कर रहे हैं हम, ड्रॉ कर रहे हैं कि जब वोल्टेज जीरो तब करंट जब वोल्टेज जीरो तब करंट मैक्सिमम पे है जी। और इंपॉर्टेंट बात आगे देखना, समझो बात को, पहले वैल्यू जीरो होता है, फिर मैक्सिमम पे पहुंचता है, और मैक्सिमम को फिर टाप के तड़प के जीरो पे फिर पहुंचता है, ठीक है। मतलब बाद की बात कह रहे हैं, बाद का जो पोजीशन है ना, पहले जीरो पे रहता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है, फिर जीरो पे जाता है, फिर मिनिमम पे जाता है, यही प्रोसेस है ना। तो थोड़ा ध्यान देना, जब वोल्टेज जीरो पे है तो करंट मैक्सिमम पे है, जब वोल्टेज मैक्सिमम पे गया तो करंट मैक्सिमम को क्रॉस करके जीरो पे पहुंच गया, मैक्सिमम के बाद वाले पोजीशन पे पहुंचे। जब वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंचा ना, तो करंट मैक्सिमम के बाद वाले सिचुएशन यानी फिर से जीरो पे पहुंच गया, है ना। तो जब वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम, जब करंट जीरो से होते हुए जब तक मैक्सिमम पे पहुंचेगा ना, तब तक करंट मैक्सिमम को क्रॉस करके जीरो पे हो लिया, ठीक है। अब देखो, जीरो मैक्सिमम, जीरो उसके बाद मिनिमम का सिचुएशन है। अब जब वोल्टेज जीरो पे था तो करंट मैक्सिमम पे, वोल्टेज जब मैक्सिमम पे था तो करंट जीरो पे पहुंच गया। अब अगर मैक्सिमम को क्रॉस करके वोल्टेज जब तक जीरो पे पहुंचेगा ना, करंट जीरो को क्रॉस करके मिनिमम पे पहुंच चुका होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो जो करंट है वो जब ये जीरो पे पहुंचा, उस समय करंट जो है वो मिनिमम पे पहुंच गया। समझो बात को, कोई भी चाहे एसी वोल्टेज है चाहे एसी करंट है, उसका जो पाथ है वो कैसे होता है, जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर जीरो और फिर मिनिमम। एकदम एग्जैक्ट हो गया, नहीं बचा। 2 बच गया तो 2। अनुराग नहीं आया जी आज। हो गया सबका। चलो, तो ग्राफ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये देखो, ये करंट है, ध्यान देना, ये वाला जो ऊपर चल रहा है सो वोल्टेज है, जो नीचे है ये करंट है जी। अब पूरा ग्राफ तुम लोग को दिख रहा होगा, देख लो अपने सामने, है ना। ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, सेम चीज को हम फेजर डायग्राम से कैसे डिनोट करेंगे। देखो, अगर वोल्टेज ऐसा है, ये वोल्टेज है, तो करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे है ना, तो करंट ऐसे दिखाते हैं, ये करंट हो गया, करंट वोल्टेज से π/2 आगे है। आराम से समझ में आ रहा होगा सब चीज़, है ना। अब आते हैं पावर पे, पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। बोलो जी शिवम, प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होता है।
एकदम नहीं, घर जाके एकदम नहीं देखता है ना नोट्स कुछ भी नहीं है। थोड़ा देख लो यार, इसे इतना छोटा छोटा जानता है शिवम, बहुत आसान है, पढ़ लिख के कुछ करना बहुत आसान है, हम सही बता रहे हैं। जेई निकालना कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, खाली सिंपल तरीके से एवरेज तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ भाषण नहीं देंगे, मिटा दें। बोलो जी आरती, 0 होता है, गुड। देखो हम क्या कर रहे हैं, पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। ध्यान देना, हम जान रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट होता है। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है हम लोग का, Vm साइन ओमेगा t, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या है जी, Im। यही था। और एक्चुअली में असल में ये वाला जो चीज़ है वो cos ओमेगा t था, हम इसी को इसमें कन्वर्ट किए थे, तो हम उसको cos ओमेगा t लिख सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना, Vm Im साइन ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, लिख सकते हैं 1/2 Vm Im साइन 2 ओमेगा t। अब हमको अगर एवरेज पावर निकालना है तो इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज करेंगे। बताओ तन्मय क्या होगा पावर, तो बोलिए दिया 0 होगा ना। क्यों? क्योंकि देखो हमको इसका एवरेज करना पड़ेगा, हाफ कांस्टेंट बाहर, Vm Im सब बाहर, ये खाली एवरेज के अंदर में आ जाएगा। और साइन कुछ भी हो, साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन का एवरेज 0 होता है, कई बार बता चुके हैं, है ना। तो इसमें भी पावर 0 होगा। क्लियर है? ठीक है। तो क्या देखें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर 0 होता है, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, गुड। पहले भी तुम्ही से पूछे थे क्या? नहीं, मिटा दें। शो करना आ सकता है, ठीक है, कि दिखाओ कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर कैसे 0 होता है। सृष्टि समझ रही है? बोलो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताओ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखो नहीं, देखो नहीं, देखी तो ली, 1/, हाँ, याद रख लेना, हम फिर पूछेंगे। क्या रेजिस्टिव का क्या? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट को, हम अभी डिटेल से इस बात पे आ रहे हैं, इस बात पे हम डिटेल से आ रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो सुनो, किसी भी सर्किट में जो चीज करंट को अपोज करता है उसको असल में उसको इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। और इम्पीडेंस को Z से डिनोट किया जाता है। किसी भी सर्किट में जो चीज करंट को अपोज करता है उसको इम्पिड का मतलब होता है रोकना, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? इम्पिड का मतलब होता है रोकना। तो किसी भी सर्किट में जो चीज, चाहे वो जो भी चीज हो, वो करंट को रोके तो उसको इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखें कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है जी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है, ठीक है,
प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है उसमें करंट को रोकता क्या है, रेजिस्टेंस रोकता है ना। करंट को कौन रोकता है, रेजिस्टेंस रोकता है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो इम्पीडेंस का काम करेगा वो रेजिस्टेंस करेगा, आर, बस, ठीक है। और प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है, प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है उसमें करंट को कौन रोकता है जी, बोलो, गुड, इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसी का मुंह से बात आवाजें नहीं निकलता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला ओमेगा एल होता है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में इंपीडेंस का काम कौन करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है। ये वर्ड दिमाग में रखना, इंपीडेंस। असल में करंट को रोकने वाले चीज को इंपीडेंस कहते हैं, है ना। ऐसा सर्किट जिसमें खाली रेजिस्टेंस ही हो तो उसमें करंट को रेजिस्टेंस रोकता है, तो इंपीडेंस का काम रेजिस्टेंस करता है। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ना हो या रेजिस्टेंस के अलावा भी कुछ चीज हो तो वैसे सर्किट में खाली रेजिस्टेंस या रेजिस्टर करंट को नहीं रोकता है। वैसे सर्किट में बहुत सारा चीज मिल जाता है करंट को रोकने के लिए, तो उन सभी चीजों के नेट इफेक्ट को इंपीडेंस कहते हैं, है ना। किसी सर्किट में मान लो रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है या इंडक्टर भी है, तो कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होगा, इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा, रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस भी होगा। उन तीनों का जो ओवरऑल नेट इफेक्ट होगा वो इंपीडेंस कहलाएगा। कहानी समझ में आ रहा? आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है वो पढ़ेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है वो और क्लियर होगा हम लोग को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है हम लोग का, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में इंपीडेंस का काम कौन करता है जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सी से डिनोट करते हैं, है ना। इतना बात याद रहेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो इंपीडेंस होता है उसका काम असल में XL करता है, ठीक है, और XL का फॉर्मूला ओमेगा L होता है, ठीक है। हम उस पर बाद में जाएंगे, उसको पहले मिटा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन जो आता है समझना, क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो तीनों सर्किट हम लोग के पास है ना, इन तीनों सर्किट में देखो जैसे यहाँ पे Z इज इक्वल टू XL है और XL इज इक्वल टू ओमेगा L है, तो हम लिख सकते हैं ना Z इज इक्वल टू ओमेगा L। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में Z इज इक्वल टू R होता है खाली। तो बोलता क्या है कि अलग अलग सर्किट्स में क्या हुआ, बोलो साक्षी, बोलता क्या, अलग अलग सर्किट में इंपीडेंस और ओमेगा के बीच का ग्राफ बनाओ। तो पहला जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसमें तो भैया इंपीडेंस ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, कहीं फॉर्मूला में ओमेगा दिख रहा है, तो Z जो है वो ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं करेगा। Z ओमेगा तुम कुछ भी रखो, Z जो है वही रहेगा, इंपीडेंस जो है वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। और सेकंड नंबर, अगर हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट में आते हैं तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम क्या देख रहे हैं कि Z जो है वो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसे होगा। थर्ड, जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सॉरी कैपेसिटिव सर्किट है, उसमें Z ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना जी, इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रटा जाना चाहिए तुम लोग को, ऐसा होता है। कितना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये ग्राफ पढ़े हैं, ठीक है, याद रहेगा, ग्राफ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग का होमवर्क है, ध्यान देना, NCERT का जो लिखा हुआ है नोट्स में वो क्वेश्चन करना, ठीक है। वो होमवर्क है, वो नोट्स में होना चाहिए,
ठीक है, खुद से लिखना, नोट्स में करना, नोट्स में होना चाहिए वो चीज़। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, बड़ा है इसीलिए आज हम स्टार्ट नहीं किए, नहीं तो हमको फिर टाइम नहीं मिल पाता है ना। बड़ा सर्किट है, उसको अच्छी तरह से हमको समझना पड़ेगा, ठीक।